नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा चैनल जिसका नाम है बात फतेह की, जिसमें बातें होती है कल्पना से वास्तविकता की ओर जाने के विषय में और ऐसे व्यवहारिक ज्ञान के विषय में जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में काम आते हैं। दोस्तों, विचारों के चमत्कार कहानी के पहले भाग में आपने सुना कि रमन चाचा का परिवार खाना खाता है और सो जाता है। अब आगे, अगले सुबह 4 बज रहे होंगे, तभी चाचा के कानों में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। चाचा बिजली के फुर्ती से उठकर चारपाई पर बैठ जाते हैं। उनका दिल जोर से धड़क रहा होता है और शरीर में खून दुगनी रफ्तार से दौड़ रही होती है। उनके मुंह से एक ही आवाज़ निकल रहा है, हे भगवान, क्या अनहोनी हो गई? ना जाने किसको क्या हो गया। चाचा झट से दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर निकलते हैं और आवाज़ पर ध्यान देते हैं। अरे, ये आवाज़ तो चीमन के घर से आ रहा है। चाचा चीमन के घर की ओर तेजी से दौड़ते हैं। चीमन भी रमन चाचा की तरह एक किसान है जो खेती बाड़ी करके अपनी जीविका चलाते हैं। दोनों एक उम्र के हैं, इसलिए दोनों बचपन के अच्छे दोस्त भी हैं। दोनों की आपस में खूब बनती है। चाचा जैसे ही चीमन के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं चीमन का एक बैल मरा पड़ा है। चीमन बैल के मुंह के पास बैठकर जोर जोर से रो रहा है और कह रहा है, हे भगवान, ये कैसी विपत्ति दे दी। हे भगवान, ये कैसी विपत्ति दे दी। पिछले हफ्ते ही खरीद के लाया था, ये अचानक क्या हो गया इसे। रात को तो अच्छा खासा था, ये अचानक क्या हो गया। अब मैं खेती कैसे कर पाऊंगा। चीमन भी अपने बैलों से बहुत प्यार करता था। चीमन इतना दहाड़ कर रो रहा था मानो उसका बैल नहीं बेटा मरा हो। इतने में उसकी नज़र मुझ पे पड़ जाती है और वह दौड़ कर आता है और मेरे गले लगकर जोर जोर से रोने लगता है। उसे रोता देख मेरी हालत ऐसी थी मानो शरीर में खून नहीं है और सीना फटा जा रहा हो और आवाज़ हलक में अटक गया हो और दिमाग सुन पड़ गया हो। थोड़ी देर बाद मैं हिम्मत जुटाकर उसकी बाहों को कसकर पकड़ता हूँ और उसे झकझोरते हुए कहता हूँ, चीमन, ए चीमन, संभालो अपने आप को। ऐसे हिम्मत हारने से कैसे चलेगा। हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना, मेरे रहते तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हिम्मत रखो, तुम्हारी खेती नहीं रुकेगी। मेरे बैल है ना, तू चिंता मत कर। मैं तुम्हारी जितना हो सके उतना मदद करूँगा। चुप हो जा चीमन, चुप हो जा। बहुत समझाने के बाद चीमन अपना मुंह बंद करता है। रमन चाचा चीमन को चुप कराने के बाद घर जाते हैं, अपनी बैलगाड़ी लेकर आते हैं। चीमन के मरे हुए बैल को गाड़ी पर लादकर गांव के बाहर बड़ा सा गड्ढा खोदकर बैल को बड़े सम्मान के साथ दफन कर आते हैं। अब शाम हो गई है। रमन चाचा घर के पास रखे लकड़ी के मोटे से टोने पर बैठे हैं और चीमन के बारे में सोचकर परेशान हैं। तभी चाची पूछती है, आपने बड़ा कुदाल देखा है क्या? वो बुद्धन की लड़की आई है मांगने के लिए। चाचा कहते हैं, अरे, पिछले हफ्ते उसके भाई को दिया था। क्यों री, तुम्हारा भाई नहीं बताया? बुद्धन की लड़की कहती है,
क्या चाचा, अगर कुदाल मेरे घर होती तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं आपके घर दोबारा कुदाल मांगने आती? तभी चाची कहती हैं, अरे हाँ, वह सुबह सुबह आया था, बोला कि आंगन की लिपाई करनी है, पर आंगन में बहुत घास उगाए हैं जिन्हें साफ करना है, और मैंने ही तो कहा था कि दरवाजे के पीछे रखा है, ले लो। वही लेकर गया था। इतना सुनते ही बुद्धन की लड़की जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, हाँ तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या हमने आपका कुदाल हड़प लिया है? चाचा यह सुनकर थोड़े गुस्से में आ जाते हैं और ऊंचे स्वर में बोलते हैं, तो क्या हम दोनों झूठ बोल रहे हैं? चलो तेरे भाई से पूछता हूँ। बुद्धन की लड़की और चाचा बुद्धन के घर जाते हैं और लड़के से पूछते हैं, क्या रे, उस दिन सुबह तुमने कुदाल नहीं लाया था? लड़का सकपकाते हुए बोला, चाचा लाया तो था, पर शाम को आंगन में छूट गया था, पता नहीं कौन उठा ले गया। चाचा बुद्धन की लड़की की ओर आंखें बड़ी करके देखते हैं और जोर से आवाज में कहते हैं, सुना तुमने? मेरे घर तो बड़ा चपर चपर मुंह चल रहा था तेरा, अब क्यों चुप है? कुछ तो बोल जरा। बुद्धन की लड़की ऐसे सर झुकाए खड़ी थी मानो जमीन में धंसी जा रही हो। उसे अपनी इस गलती का एहसास हो गया था। उसने अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वह बिना अपने घर में समझे बूझे बिना चाचा के घर चली गई। इतने में चाचा बोलते हैं, इसलिए कहा गया है कि बूझ के बाझो, बाझ के मत बूझो। ये कहते हुए चाचा वहाँ से अपने घर की ओर चल देते हैं। जैसे ही घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि भीखू की पत्नी हाथ में वही कुदाल लिए उनकी पत्नी से बात कर रही है और वह कह रही है कि पिछले हफ्ते शाम को बुद्धन जब दुकान से घर आ रहे थे, उनसे पूछकर उनके आंगन से ले गई थी। ये लीजिए अपना कुदाल। भीखू की पत्नी कुदाल देकर चली जाती है। रमन चाचा और चाची कुदाल मिलने से खुश हो जाते हैं, और हो भी क्यों ना, चाचा के ना जाने अब तक कितने सामान गायब हो चुके हैं। कभी कुल्हाड़ी तो कभी हिसुआ, कभी कुदाल तो कभी फावड़ा। गांव के लोगों का आपस में ऐसा जुड़ाव होता है कि इन सब छोटे छोटे चीज़ों के लेन देन का कोई हिसाब नहीं रखते। उनको पता है कि आखिर ये गांव छोड़कर कहाँ जाएंगे। यह गांव की खूबसूरती है, पर समय के साथ साथ गांव के लोगों के विचार में विचित्र परिवर्तन हो रहा है। चाचा कुदाल को दरवाजे के पीछे रखते हैं और दरवाजे के बगल में बने मिट्टी के मेड़ पर बैठ जाते हैं। तभी अचानक से उनके दिमाग में एक विचार आता है कि आज से वह खेती के सभी उपकरणों का हिसाब रखेंगे। चाचा तेजी से घर के अंदर जाते हैं और कॉपी और कलम लेकर आते हैं और वहीं मेड़ पर बैठे बैठे अपने खेती के काम में आने वाले सभी औजारों का लिस्ट बनाने लगते हैं। साथ ही औजारों को अलग अलग समूह में रखने लगते हैं। लिस्ट बनाने के बाद जब सामान की गिनती शुरू करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके द्वारा बनाए गए सभी सामानों में एक दो सामान कम हैं। यह देखकर चाचा को बड़ा अफसोस होता है और घर के लोगों पर गुस्सा भी आता है, पर अब कर भी क्या सकते हैं। तभी अमन और सोनी स्कूल से आते हैं और चाचा के गले लगते हैं। चाचा का चेहरा उतरा देखकर दोनों पूछते हैं, क्या हुआ पिताजी? चाचा सामानों के बारे में बताते हुए पूछते हैं कि तुम दोनों ने तो सामान किसी को नहीं दिए,
अगर दिए हो तो याद करो और मांग लाओ। ये सुनकर अमन और सोनी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। दोनों अपने अपने दिमाग पर जोर डालते हैं, पर किसी को कुछ याद नहीं आता। तभी चाचा बोलते हैं, तुम लोगों को पता है, एक एक औजार बनाने में हालत पतली हो जाती है। एक तो लोहे का दाम आसमान छूता जा रहा है, ऊपर से लोहार के पास जाओ तो मुंह फाड़े बैठा है। एक सामान बनाने में पसीने छूट जाते हैं। इतनी परेशानी से सामान बनाने के बाद यदि गुम हो जाए तो कलेजे में आग लग जाती है। इसलिए आज के बाद कोई भी खेती के औजार मुझसे पूछे बिना किसी को मत देना। दोनों बच्चे हाँ में सर हिलाते हुए कहते हैं, ठीक है पिताजी। लेकिन पिताजी, यदि आप घर में ना हों और किसी को बहुत ज़रूरी काम हो तो वैसे समय में क्या करेंगे? अमन बड़े विनम्रता से पूछता है। रमन चाचा थोड़ी देर कुछ सोचते हैं, फिर अचानक से बोलते हैं, सुनो अमन, यदि ऐसा हुआ तो एक काम करना, मैंने एक कॉपी में सभी सामानों का लिस्ट बनाया है, उसमें लिख देना। और हाँ, आज के बाद घर के सभी लोग ऐसा ही करेंगे। जब भी कोई किसी को कोई सामान देगा तो कॉपी में लिख देगा। लेकिन पिताजी, लिखेंगे कैसे? सोनी बोलती है। तभी अमन बोलता है, अरे पगली, लिखना क्या है? पहले तो डेट और समय लिखेंगे, फिर लेने वाले का नाम लिखेंगे और उसके ठीक सामने सामान का नाम लिखेंगे, और उसके बाद वो जिस दिन वापस करेंगे उस दिन का डेट और समय लिख देंगे। हो गया। रमन चाचा अमन की बात सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, शाबाश अमन, शाबाश। चलो अब हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। दोनों बच्चे चले जाते हैं। रमन चाचा गहरी सांस लेते हैं और बगल में रखे लकड़ी के टोने पर बैठ जाते हैं और इस बात को सोचकर खुश हैं कि अब उनका कोई भी सामान इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इसका बहुत अच्छा उपाय निकाल लिया है। पर रमन चाचा को क्या पता था उनका ये उपाय उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाने वाला है। उनको क्या पता नियति क्या करने वाली है। अब शाम हो गया था, लोग अपने अपने घरों के तरफ लौट रहे थे। पशुओं का झुंड गांव के अंदर प्रवेश कर रहे थे। पशुओं में बंधी तरह तरह की घंटियों की आवाज़ शाम की सुंदरता को और भी बढ़ा रही थी। चरवाहों का अजीब अजीब आवाज़ जब वो पशुओं को हाँक रहे हैं, शाम होने की सच्चाई का सबूत दे रहे थे। साथ ही साथ बच्चों और महिलाओं की आवाज़ें आ रही थी, जब सब अपने अपने फसलों को बचाने के लिए पशुओं पर चिल्ला रहे थे। इससे पता चल रहा था कि पशु गांव की गलियारों में आ चुके हैं। लोगों के आवाज़ों के साथ साथ पशुओं की भी आवाज़ें आ रही थी, मानो पशु कह रहे हों, शाम हो गई, घर चलो, चलो घर चलो। ऐसा लग रहा था कि चिल्ला रहे बच्चे और महिलाओं को प्रत्युत्तर दे रहे हों और ये कह रहे हों कि इतना क्यों चिल्ला रहे हो, बस थोड़ा ही तो खाया हूँ, चुप हो जाओ नहीं तो और भी खाऊंगा। थोड़ी देर और बीतता है और धीरे धीरे आवाज़ें कम होने लगती हैं और कुछ देर बाद चारों तरफ शांति छा जाती है। बाकी भाग 3 में। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कुछ सुधार करना हो तो भी लिखकर बताएं। आगे भाग 3 में। धन्यवाद।